Friends, yesterday we talked about the syllabus of your JET examination. Today we will be coming to the specifics. अब एक मैंने broad parameters outline कर दिया आपके सामने. Now let's hit the bullseye straight away. Let's come to the specifics. और यूँ तो पहला टॉपिक आपका ड्रामा है, लेकिन ड्रामा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पोइट्री से पूछे जाते हैं. तो जहाँ क्वेश्चन डेंसिटी की संभावना सबसे ज़्यादा हो वहीं से हम लोग टेकअप करते हैं. और ऐसे भी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत पोइट्री से ही होती है. ठीक है, तो वी कम टू द पोइट्री सेक्शन. That is section 2 of your syllabus. Now friends, देखिए इन द इनिशियल स्टेजेस मैंने आपको साफ बताया, कल ही बताया, इंग्लिश डेवलप्ड in two different dimensions. First was the assimilative aspect, जिसको linguistic diffusion कहा जाता है, और दूसरा linguistic refinement. Linguistic diffusion and second linguistic refinement. Evolution. देखिए अंडर लिंग्विस्टिक डिफ्यूजन हमने समझाया आपको कैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस से इंग्लिश लैंग्वेज ग्रो की. द रोमन्स केम टू ग्रेट ब्रिटेन अंडर जूलियस सीजर and he saw conquered and introduced Latin to Great Britain. So Latin और Greek ये रोमन्स द्वारा लाई गई थी. Then with the Viking conquest and the Viking raids, जिसको कहा जाता है 8th और 9th century AD का, उसे स्वीडिश भाषाएं आई. इसके बाद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से फ्रेंच आया and it became the lingua franca of Britain for quite some time. Finally, in the 14th century, English language was able to hold its own against French. और नहीं तो 1066 से लेके around the beginning of the 15th century, 1399 में हेनरी द फोर्थ ascended the throne of England, तब तक French held sway as the language of the elites, the language of the crème de la crème, the language of the high, the powerful, and the unofficially the official language of Great Britain. फिर मैंने आपको समझाया कि लिंग्विस्टिक रिफाइनमेंट के अधीन बेसिकली जो लोकल वर्नैकुलर्स थे ब्रिटेन के, आयरलैंड में आयरिश था, वेल्स में वेल्श था, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश था, और इंग्लैंड प्रॉपर में आपका गायलिक था, ब्रेटन था. देन यू हैड कॉर्निश, यू हैड मांक्स. ये सब लैंग्वेजेस से इवॉल्व किया. तो अराउंड द 8th century AD, the English language began to take up shape, gather a modicum of sort of a coherence, a modicum of linguistic systematization जिसको कहते हैं. और पोएट्री में जो पहला हम लोग को मिलता है एग्जाम्पल, बियोवॉल्फ, ये प्रिमिटिव इंग्लिश का
पोइट्री था. इट हैड अ मिक्सचर ऑफ कॉर्निश, monks, the caveman's English, ityadi ityadi. Wasn't very coherent, but then it did make a good beginning. इसके बाद अल्फ्रेड द ग्रेट वगैरह के कुछ अफसाने हैं जो कि हम लोग को मिलता है. फाइनली इंग्लिश पोएट्री केम ऑफ एज in the 15th century, or rather 14th century. In the 14th century, the English poetry came of age. When Geoffrey Chaucer wrote his magnum opus, magnum opus का मतलब होता है बाबू a very treasured book, a very important book. Geoffrey Chaucer wrote his magnum opus, The Canterbury Tales. In 1388 AD. ये अलग अलग सोर्सेज में एक आध 2 साल आगे पीछे आपको मिलता है, वो एक अलग बात है. द फैक्ट इज कि इन द क्लोजिंग डिकेड्स ऑफ द 14th century, Geoffrey Chaucer came up with his. This is supposed to be the first authentic. हमने पहले ही बताया कि बहुत से छोटे छोटे स्निपेट्स वगैरह छपते पोइट्री के आए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन ये जिसको रियल पोइट्री कहा जा सकता है, विच कन्फर्म्स टू द पैरामीटर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये इसी को माना जाता है, द कैंटरबरी टेल्स. इट वॉज रिटन इन अ मिक्स्ड फॉर्म, पार्शियली पोइट्री, पार्शियली प्रोज, एंड इट डेल्ट विथ the stories, the anecdotes, the tales, जो कि तीर्थयात्री जब सेंट थॉमस बेकेट के मजार पे कैंटरबरी में जाते थे, द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट, कैंटरबरी में जाते थे, तो वो इन कहानियों को देखिए, जैसे कि आज भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी जय माता दी, वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रा लोग करने जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो रास्ते में आपस में कहानियाँ, धर्म कहानियाँ, जो लोक कथाएं हैं, इनको कहते जाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, है ना. और आपसी वार्तालाप में ये सब कहते जाते हैं. तो वैसे ही उस समय भी लोग जब जाते थे थॉमस बेकेट के मज़ार पे, जो कि कैंटरबरी में है, तो कहानियां आपस में कहते थे. जेफरी चॉसर ने उन्हीं कहानियों का संकलन किया और छापा. ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात से आप समझ लीजिए कि 1439 में जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग का आविष्कार किया. He was a German, जोहानस गुटेनबर्ग. इस टेक्निक को एक इंग्लिशमैन विलियम कैक्सटन ने सीखा और लगभग 36 साल बाद आके 1475 को उसने लंदन के वेस्टमिंस्टर में विलियम कैक्सटन
वेस्टमिंस्टर इन लंदन। तो लंदन के वेस्टमिंस्टर में आके उसने पहला प्रेस इंग्लैंड में स्थापित किया। एक साल बाद 1476 में विलियम कैक्सटन ने पहली पब्लिशिंग हाउस ब्रिटेन की एस्टैब्लिश की, बार्न्स एंड नोबल। देखिए, मैं अभी जॉफरी चौसर के संदर्भ में ये बातें कह रहा हूं, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1476 में पहले उसने प्रेस एस्टैब्लिश किया। इंग्लैंड की पहली पब्लिशिंग हाउस बार्न्स एंड नोबल को लंदन में एस्टैब्लिश किया, और पहली किताब जो उसने छापी 1476 में, वो जॉफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स था। तो लिखा तो कैंटरबरी टेल्स 1388 में ही गया था, लेकिन ब्रिटेन में छपने वाली पहली किताब यही कैंटरबरी टेल्स है, जो कि इंग्लिश पोएट्री का एक प्रकार से कह लीजिए कि प्रथम प्रकाश। यही नहीं, 7 साल बाद 1483 में विलियम कैक्सटन ने इसी कैंटरबरी टेल्स का सेकेंड एडिशन भी छापा। तो द बुक इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पोएट्री कलेक्शन। मैंने पहले बताया कि ये देखिए सिर्फ पोएट्री नहीं था, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। तो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वाटरशेड, a landmark, a milestone in the evolution of English poetry. ठीक है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये ऐसा दौर था जो कि ये कह लीजिए आपकी क्रिश्चियन पाइटिज्म का, वो मेडिवल रिलीजियस का लास्ट स्टेज था, जबकि धर्मांधता नहीं कहेंगे, धर्म भीरुता कह लीजिए, धर्म भीरुता लोगों में बहुत ज्यादा व्याप्त। तो नेचुरली दिस वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ सेमी रिलीजियस piece of literature. The Tales of Pilgrims, it had a religious connotation, right? इसके बाद एक और इंग्लिश कलेक्शन आया 14th सेंचुरी में ही, द लाइफ ऑफ सेंट ऑड्रे। ये बार बार फंस जा रहा है। The life of Saint Audrey. The life of Saint Audrey एक सपोजेडली लेडी ने लिखा था, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ। मैंने बताया ना 14th सेंचुरी के लास्ट में ये भी लिखा गया था, और विलियम कैक्सटन ने जो पहली किताब पब्लिश की वो आपके जॉफरी चौसर का कैंटरबरी टेल्स पब्लिश की। इवन टुडे द बुक इज इमेंसली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट? So friends, the life of Saint Audrey was written by Marie de France. Another poetic effort, uncouth, unsophisticated in its primitive evolutionary stage, but still an important landmark in the evolution of English poetry. In the opening years of the 15th century,
अराउंड 1404 1405। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन लिखा गया जो कि बाद में एक प्रकार से कह लीजिए एक जेनेरिक प्रोसेस बन गया। किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। ऑफ द राउंड टेबल। इस किताब को एक इंग्लिशमैन लेमैन ने लिखा था। It was another good addition to the process of poetry writing in English. Then we had a copy of the Wycliffe's Bible. William Wycliffe, rather John Wycliffe, Wycliffe's Bible. Wycliffe was a Catholic monk. He was a Catholic priest. देखिए, जो 1517 में मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग जर्मनी में रेवोल्यूशन शुरू किया, जो कि प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, और उसने पूरे क्रिश्चियन धर्म को दो ग्रुप में बांट दिया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अचानक उत्पन्न हुआ स्थिति। इट हैड अ बैकग्राउंड। The Pan-Europa Catholic Church, which spanned the entire Christian population of Europe, had its problems. There were inherent evils in the Catholic Church: excessive ritualism, superstitions, even moral turpitude and corruption. The Pope, supposed to be a bachelor, was fathering many illegitimate children. The sale of letters of indulgences, the crass, vulgar and asinine dimensions of the religion, ये सब जनता के सामने आने शुरू हो गए। So around 100 years before, Martin Luther pasted his 95 Theses on the church door of Wittenberg in the city of Mainz in Germany in 1517. मैं आपको बता चुका हूं, and the day was 31st October. उसके लगभग 100 साल पहले ही वेक्लिफ ने ये बाइबल लिखा था। उसमें एक प्रकार से कह लीजिए कि तमाम वो बुराइयों को उजागर किया गया था जो कैथोलिक धर्म में था, और एक प्रकार से कह लीजिए कि ये हेरेटिकल माना जाएगा कैथोलिक धर्म के अनुदेशों के अनुसार। लेकिन वेक्लिफ ने एक आवाज उठाई थी कि सिचुएशन शुड इंप्रूव, राइट। तो ये भी एक इनिशियल स्टेज में इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट ट्रेटाइस है इंग्लिश पोएट्री में। इन द क्लोजिंग डेज ऑफ द 14th century, in the closing years of the 14th century, दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं इंग्लैंड में हुई जिसने इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरल एंड इंग्लिश पोएट्री इन पर्टिकुलर को बड़ा डीपली इन्फ्लुएंस किया है। द फर्स्ट इवेंट was the Chancery Standard.
This was an institution set up in London towards the closing years of the 14th century, जो कि एक प्रकार से मानक निर्धारित करने लगा कि अंग्रेजी कैसे लिखी जानी चाहिए और कैसी बोली जानी चाहिए. So it started the process of standardization, linguistic standardization in the English language. It set up a framework, एक ढांचा इसने तैयार करना शुरू कर दिया कि नहीं देखिए इस तरह से ही आपको अंग्रेजी बोलनी है या लिखनी है. तो कहने का मतलब ये है कि रेडिमेंटेशन इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का इसने शुरू कर दिया. हाँ, इट स्टैंडर्डाइज्ड and formalized the English language. और दूसरा इवेंट हुआ जिसने कि स्पेशली इंग्लिश पोएट्री को बड़ा डीपली इन्फ्लुएंस किया, वो था द लोलार्ड मूवमेंट. द लोलार्ड मूवमेंट ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि लैंग्वेज को धार्मिक दकियानूसी के दायरे से निकाल के और एक स्वच्छंदवादी स्वरूप देने की कोशिश किया. इट वॉज अ लिबरेटिंग लिटरेरी मूवमेंट टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 14th century, which tried to rid the English language of excessive moralism and pietism of the Catholic religion. Liberating, पहली चीज तो ये है. Linguistic movement which tried to enshackle the English language from the moral moralism, pietism and prudishness of the Catholic faith. अब इसमें देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले लिबरेटिंग, ठीक है. इट वॉज अ लिबरेटिंग लिंग्विस्टिक मूवमेंट. मॉरलिज्म, पाइटिज्म एंड प्रूडिशनेस, तो इतना ज्यादा धार्मिक प्रतिबंधन साहित्य पर लगा दिए गए थे
कुछ भी आप लिखिए उसको कैथोलिक इंक्विजिशन सेंसर करता, हो सकता है आपको सजा भी देता, आपको जिंदा जला भी दिया था, ऐसे कोपरनिकस को किया गया, जोन ऑफ आर्क को किया गया, है ना। तो इससे बचने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। साहित्य देखिए स्वच्छंदवादी होता है, साहित्य की अपनी उत्कंठा होती है, वो स्व अनुप्रेरित होता है, भावनाओं का उद्गार होता है, और वो भावना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब, नैतिकता में कैद होके नहीं रह सकती। दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। तो it was a liberating movement, the लोलार्ड मूवमेंट। अब इस लोलार्ड मूवमेंट से अनुप्रेरित होके 15वीं शताब्दी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क्स लिखे गए, ठीक है, जिसमें कि साफ दिख रहा था कि नहीं, अब इंग्लिश पोएट्री will not be shackled, will not be riveted, will not be circumscribed by the draconian parameters of the vodunat of religious orthodoxy। तो देखिए अब इसके अंतर्गत, द लोलार्ड मूवमेंट के अंतर्गत जो विजन किया गया, सबसे पहले you had revelations of divine love, उसी तर्ज पे जैसे मीराबाई ने जो है कृष्ण भगवान की आराधना की, ठीक है, ये आशिकी, ये मोहब्बत दैविक है, लेकिन मोहब्बत तो है। वैसे ही जैसे कि सूरदास कृष्ण भगवान और देवियों के प्रेम पिपासा को दर्शाते हैं, उसमें that titillation is there, that love is there, that longing is there, that pining is there। तो friends, this was written by a lady, Juliana of Norwich। And this book was printed by Caxton। Friends, this book actually is the first book written by an English, the first poetic work by an English yes, it is the first poetic work in English by a lady which was published। तो ये दिमाग में रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो लिंग्विस्टिक लैंडमार्क्स हैं उनको तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो पहली किताब कविताओं की जो कि किसी स्त्री ने लिखा था, इसको पब्लिश किया गया था इंग्लैंड। Then we had another very romantic work, The Romance of King Horn। एक राजा थे किंग हॉर्न, उन्होंने खुद लिखा था The Romance of King Horn।
ये भी देखिए थोड़ा लिबरेटिंग बुक था, धर्म कर्म के दायरे से थोड़ा हट के था, और कविता की मीमांसा ही भावनाओं का उद्गार होता है। Then there was another poetic work of the 15th century, Havelock the Dane. It requires, rather merits attention. Havelock the Dane. Another work, poetic work of balladry, of revelry, of knightly romance, was written by a very enigmatic person. उसको इतिहास में पर्ल पोएट कहा गया है, गवन पोएट कहा गया, लेकिन कौन था एग्जैक्टली ये नहीं मालूम। फिलहाल वो वर्क इंपॉर्टेंट है, सर गवन एंड द ग्रीन नाइट। इसको पर्ल पोएट से कहा गया है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि दिस वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम। ही इज फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर एज पर्ल पोएट। Who he was, what his actual name was, it's not known. But this book of poetry is an important watershed in the evolution of English poetry. And then in 1487 came up a very, very celebrated work of English poetry, Morte d'Arthur. Morte d'Arthur Morte d'Arthur, you know, it describes the death of the legendary king Arthur, his knights of the Round Table, and his castle of Camelot. देखिए ये एक ऐसा थीम है, हमने पहले ही बताया 14वीं शताब्दी में जॉन लेमैन ने किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल लिखा। 15वीं शताब्दी में सर थॉमस मैलरी फिर इस पोएटिक कलेक्शन को लिखा। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंग्लिश पोएट्री। लिखा और जाके 19th सेंचुरी में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी द डेथ ऑफ आर्थर लिखा। तो किंग आर्थर इज द हाउसहोल्ड लेजेंडरी नेम इन इंग्लैंड एंड हिज मेमोरीज कलर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और जो टेनिसन ने लिखा है वो तो हम बाद में आपसे बात भी करेंगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो कुछ ग्रेट लाइंस, वेरी कोटेड लाइंस उसमें लिखा है। एंड दस स्पेक आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ yielding place to new, and God fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world। कितना फेमस लाइन। The old order changeth, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world। कितना फेमस लाइन। आगे इसी पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखते हैं, प्रे फॉर मी, फॉर व्हाट आर men better than sheep and goat that nourish a blind life within the brain, when knowing God they lift not their hands in prayer for themselves and those they call friends। तो वेरी वेरी कोटेबल लाइन्स। ऐसे भी आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात
कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द 9th मोस्ट कोटेड पोइट एंड ऑथर इन द वर्ल्ड एज पर द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ कोटेशंस। ठीक है, तो देखिए सर थॉमस मैलरी ने ये किताब लिखी एंड इट सेलिब्रेट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री। 2 साल बाद 1489 में सर थॉमस मैलरी ने दिस वाज इन 1485। इस पोएट्री कलेक्शन को भी विलियम कैक्सटन ने पब्लिश किया था। ठीक है, 2 साल बाद 1487 में Sir Thomas Mallory came up with another masterpiece, the prologue to the Canterbury Tales। मतलब प्रोलॉग समझ रहे ना, एपिलॉग जो किसी भी पोएटिक कलेक्शन के पहले लिखा जाता है और प्रोलॉग जो कि समराइज किया जाता है। तो द कैंटरबरी टेल्स इज स्टिल अ लोड स्टार इन द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए कैक्सटन ने पहले उसको पब्लिश किया और फिर ये सर जॉर्ज मैलरी ने इस पर फिर एक टीका लिखा, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। Another celebrated piece of poetry। फ्रेंड्स, यहां के बाद हम लोग आ जाते हैं 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, कि 16th सेंचुरी में द इंग्लिश पोएट्री केम ऑफ एज। इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश पोएट्री बिकॉज, हालांकि ये डिबेटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि द रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक एज इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश पोएट्री, लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है इसी एलिजाबेथन एज को एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश पोएट्री, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इसी एज के। सो गोइंग फर्दर इन डिटेलिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वी हैव the English poetry in the Elizabethan age Renaissance age। ठीक है फ्रेंड्स, ये एज कई मामले में बहुत इंपॉर्टेंट था। इन 1503, और इस एज से सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ का रेन नहीं था, दिस पीरियड एनकम्पास द रूल ऑफ हेनरी द 7th, हेनरी द 8th एंड एलिजाबेथ द 1। शताब्दी के ओपन होते ही थॉमस वियट he was a very famous मतलब English poet,
in collaboration with Henry Howard, and this gentleman was a very, very high ranking feudal chief. He was the Earl of Surrey. So Thomas Wyatt, in collaboration with Henry Howard, he developed the sonnet in English literature, English poetry. ठीक है? Sonnet. अब सोनेट आज भी आप जानते हैं कि इंग्लिश पोएट्री का एक बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, समझ लीजिए। तो इंग्लिश पोएट्री में इसकी शुरुआत इन्हीं दो महानुभावों को जाती है, थॉमस वियट एंड हेनरी हावर्ड। यद्यपि यहां पे मैं आपको बता दूं कि द सोनेट एज द पोएटिक जेनर, it originated in Italy, where it was formulated by the Italian poet Petrarch. In Italian poetry, Petrarch, he was a great Italian poet and humanist. इसी ने शुरुआत की थी। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को पॉपुलराइज करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, थॉमस वियट एंड हेनरी हावर्ड। Next, you know, the iambic meter. देखिए, iambic meter को भी इटालियन पोएट्री में शुरुआत मानी जाती है। An Italian poet, Lentini, is supposed to be the originator of the iambic meter. और iambic meter को अपने क्रूड फॉर्म में, बहुत परिष्कृत स्वरूप तो नहीं था, जॉफ्री चौसर ने भी यूज किया है द कैंटरबरी टेल्स में इयाम्बिक मीटर को, लेकिन उसको एक परफेक्शन देने का श्रेय और बाद में उसके जो विभिन्न जेनर इवॉल्व किए, इयाम्बिक ट्राईमीटर या इयाम्बिक पेंटामीटर, इयाम्बिक हेप्टामीटर, ये सब, तो ये श्रेय इसी एलिज़ाबेथन काल में या ट्यूडर पीरियड या रेनेसां पीरियड में आप कह लीजिए, एक पोएट थे थॉमस कैम्पियन। So Thomas Campion, you know, actually he incorporated the iambic meter in the English language, in the English poetry. और मैंने पहले ही बताया आपको कि it was begun once again in Italian poetry. iambic meter की शुरुआत इटालियन पोएट्री से ही होती है, by a certain poet लेंटिनी, ठीक है। लेकिन
इसमें इयाम्बिक मीटर को थॉमस कैम्पियन ने अपनाया। और मैं पहले भी बताया हूं कि as far as iambic meter is concerned, it was quite readily used by Geoffrey Chaucer in the Canterbury Tales. But I told you it wasn't very fine-tuned, it wasn't very perfect, it wasn't very formatized. The iambic meter in its refined, proper literary form was popularized in the English poetry by Thomas Campion. तो फ्रेंड्स इस टाइम अब ऑलरेडी हम लोग आज यहाँ रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास विल बी एम्पलीफाइंग ऑन दिस थीम। अभी हम लोग एलिज़ाबेथन पीरियड में या फॉर दैट मैटर रेनेसां पीरियड में द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस वियट एंड हेनरी हावर्ड and the contribution of Thomas Campion ये कर चुके हैं। With this, I thank you for the class. Have a nice time. Thank you. Good day.